Good morning, student. I am Hussein sir. Today we will see question number 10 of account of non-trading concern. आज हम अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 9 तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे, इसमें बहुत से क्वेश्चन सिर्फ वर्किंग नोट्स से रिलेटेड थे. एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं लॉन्ग वाले जिसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाए थे. स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ट्रिक्स बताया था तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे कि अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला वो टाइप है जिसमें सिर्फ रिसिव पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन होंगी, जिसके बेस पे हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी. और दूसरा वो टाइप होता है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ रिसिव पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन होती है, और उसके बेसिस पे हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होता है. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से जो हम देखने वाले हैं, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. अब यहाँ बहुत से क्वेश्चन में आपको अब स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस शीट देखने को मिलेंगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ आपको रिसिव पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन होंगी, और ये इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा. अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन को टिक कर लेना है, और टिक करने के बाद अब हमें इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो चलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें कुछ फिक्स एसेट हैं, कुछ करंट एसेट भी है. तो कौन से एसेट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन सी लाइबिलिटी लेना है, कौन सी नहीं लेना है, वो हमें देखना है. तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जितनी भी फिक्स एसेट और लाइबिलिटी होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आती है, चाहे वो उसका बैलेंस अलग से सेपरेटली एडजस्टमेंट में गिवन हो या ना हो. तो हमें क्लोजिंग जो फिक्स्ड एसेट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना ही लेना है. तो चलिए अब हम क्वेश्चन टिक करते चले यहाँ पे वन बाय वन. सबसे पहले लिखा है कैपिटल फंड. कैपिटल फंड ये लाइबिलिटी में आएगा. अब देखिए, एंट्रांस फी लिखा है. अब एंट्रांस फी मतलब जब एसेट लाइबिलिटी में हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एंट्रांस फी है. ये लाइबिलिटी साइड में एक कंटेंट दिख रहा है एंट्रांस फी. अब अगर हम देखें कि एंट्रांस फी तो हमारी इनकम होती है, फिर ये यहाँ क्यों दिया उसने, तो आप देखेंगे कि कैपिटलाइज वाला जो पोर्शन होता है एंट्रांस फी का, वो कैपिटलाइज वाला पोर्शन हम लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड करते हैं. तो ये कैपिटल वाला ही पोर्शन था जो पिछले साल का आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग था. तो ये लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है. लाइबिलिटी का मतलब है हमारा लाइबिलिटी जो कैपिटल फंड होगा वो कैपिटल फंड प्लस एंट्रांस फी होगा. तो ये एंट्रांस फी ये भी हम लाइबिलिटी में लेंगे. उसके बाद अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये जो आप देख रहे हैं ये ओपनिंग है, और ओपनिंग वाले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमें लेना नहीं है. उसके बाद है लेबोरेटरी. लेबोरेटरी एसेट है. बिल्डिंग ये भी एसेट में आएगा. फर्नीचर एसेट में. बुक्स भी एसेट है, एसेट में लेंगे. अब देखिए यहाँ ट्यूशन फीस रिसीवेबल बोला है. कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग खर्चे या एक्रूड इनकम या एडवांस इनकम वाले कंटेंट अगर बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखते हैं, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देंगे, क्योंकि वो कब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट या कंटेंट गिवन ना हो. अब इसे आप एक बार यहाँ पे समझ लें कि एक्चुअली ये है क्या और ये किस तरह हमें इसका ट्रीटमेंट लेना है. थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आसानी से सारे के सारे समझ में आ जाएंगे. अब एसेट साइड में दिख रहा है आपको ट्यूशन फी रिसीवेबल. ये आउटस्टैंडिंग इनकम जो है आप देखेंगे, ट्यूशन फी समझ लेते हैं. देखिए, ट्यूशन फी रिसीवेबल है. रिसीवेबल का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग. ट्यूशन फी के कुछ पैसे मिलने बाकी थे, आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसलिए वो एसेट में दिखाया पिछले साल. अब अगर रिसिप्ट साइड में ये ट्यूशन फी पिछले साल के पैसे 10,000 पूरे के पूरे अगर रिसिप्ट में ऐसा दिखता है हमें कि पिछला साल मतलब ये 18 है, मतलब 17-18 की ट्यूशन फ़ी 10,000 रुपये अगर मिल गई इस साल 18-19 में, तो इसका मतलब ये अब जो है कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये एंट्री हम कहीं पर भी लेंगे नहीं. लेकिन अगर
10,000 में से सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं रिसिप पेमेंट में, तो इसका मतलब पिछले साल के अभी भी 4,000 मिलना बाकी है, तो इस साल के लिए भी वो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, और वो आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से जो है एसेट में आएंगे बैलेंस शीट के 4,000। तो ये तो हमने कंटेंट टिक कर लिए। ट्यूशन फीस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट और क्या कंटेंट है वो भी हम देखेंगे अभी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। तो चलिए अब इसके बाद नीचे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देखते हैं। अभी आगे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ दिया है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसको हमने स्टार कर लिया, कैश और बैंक दोनों भी। ये ओपनिंग है इसलिए ये आएगा नहीं, ये याद रखिए। अब इसको हमें लेना कहीं पर भी नहीं। अब देखिए जो मैं जैसे आपको ट्यूशन फ़ी के बारे में बता रहा था, ट्यूशन फ़ी हमारी ये इनकम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 17, 18 और 18, 19। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो पैसे कैश आया रिसिप्ट में रिकॉर्ड होता है और कैश गया पेमेंट में, वो कोई भी ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही खर्चे और इनकम रिकॉर्ड होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं और जो करंट ईयर के होते हैं। तो पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर वो ऐड है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ अब हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के आप डेट देखें नीचे, 31 मार्च 2019, ये डेट से हमें आइडेंटिफाई करना है। एक 31 मार्च 19 को क्लोज हो रहा, तो 18 पे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, तो हमारा करंट ईयर हो गया 18-19। तो 18-19 ये हमारा करंट ईयर है, इसके पहले का जो साल है वो प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूशन फ़ी का इस साल हमें पैसा मिल रहा है, तो 17-18 का 8,000 मिल रहा है इसी साल, और 18-19 का मिल रहा है 1 लाख। मतलब करंट ईयर का 1 लाख तो मिल ही रहा, प्लस पिछले साल का कुछ जो अगर बाकी होगा उसमें से 8,000 मिल रहा है। तो पिछले साल का कितना बाकी था ये देखिए यहाँ, ट्यूशन फ़ी रिसीवेबल 10,000। तो पिछले साल का 10,000 ट्यूशन फ़ी का बाकी था, जिसमें से सिर्फ मिला है 8,000। ठीक है, तो ये 8,000 तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि पिछले साल का है, इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन ये जो 18 और 19 का है ये इनकम में आएगा। अब 10 में से सिर्फ 8 ही मिल रही है, इसका मतलब 2,000 अभी भी बाकी है मिलना। जो बाकी है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और वो ये जो आप देख रहे हैं ट्यूशन फिर रिसीवेबल, ये सेम एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के, लेकिन अब वहाँ अमाउंट आएंगी सिर्फ 2,000। फाइन कलेक्टेड इनकम में आएगा। इसके बाद एडमिशन फ़ी इनकम में, टर्म फ़ी इनकम में, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। देखिए डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक जनरल और दूसरा स्पेशल। किसी का स्पेशल नाम देके अगर डोनेशन दिया है तो वो स्पेशल डोनेशन होता है, जैसे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, बिल्डिंग, स्विमिंग पूल। तो ये जो डोनेशन फॉर हॉल, ये जो रहते हैं स्पेशल डोनेशन होते हैं जो डायरेक्ट लाइबिलिटी में आते हैं। सिर्फ अगर डोनेशन रहा तो वो इनकम में आएगा, या इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है 40% जो है वो स्पेशल है, या 60, तो उस तरह हमें ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड है इसलिए स्पेशल डोनेशन हुआ लाइबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम में, गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक बात हमेशा जो मैं आपको बताता हूँ वो ध्यान में रखें कि रिसिप्ट साइड के जो कंटेंट इट विल ऑलवेज कम ऑन इनकम, आइदर इनकम साइड और आइदर ऑन लाइबिलिटी साइड। वो इनकम के रिसिप्ट के कंटेंट या तो इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में। एंड पेमेंट साइड कंटेंट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर साइड और मे कम ऑन एसेट साइड। ये आपको याद रखना है, या तो एक्सपेंडिचर में आएंगे या फिर एसेट साइड में। तो चलिए अब टिक करते चलते हैं हम ये भी कंटेंट। सैलरी टू टीचर, टीचर को सैलरी दे रहे एक्सपेंडिचर में आएगा, स्टाफ को दे रहे ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा। अब इसके बाद देखिए लिखा है बुक्स परचेज। बुक्स जो है वो एसेट है, लेकिन यहाँ पे डेट दी है, गिवन है 1 जनवरी को खरीदे। ये डेट देने का क्या रीज़न होता है? क्योंकि इस पे एसेट पे डिप्रिसिएशन की एक एडजस्टमेंट होती है, और डिप्रिसिएशन जो है वो परचेस करने की डेट से लगता है ऑलवेज। जिस तारीख को हमने कोई एसेट परचेस की उसी डेट से लेके साल एंड होने तक उस पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे।
तो बुक्स परचेज 15,000 के एसेट में ज़रूर आएगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन इस पर 1 जनवरी से लगेगा और कब तक लगेगा, मार्च तक, यानी 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ उस पर, इसलिए इस तरह की एडजस्टमेंट गिवन होती है। प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है वो एक्सपेंडिचर में आएगा। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, रिपेयर भी एक्सपेंडिचर में आएगा। स्पोर्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके बाद देखिए लिखा है फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर ये एसेट है, फर्नीचर ये एसेट है, इसलिए इट विल रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड, वो एसेट साइड में आएगा फर्नीचर। क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही कैश और बैंक का ये एसेट साइड में आएगा, एसेट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिया है। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट के कंटेंट भी टिक किए और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कंटेंट भी टिक कर लिए। जो क्वेश्चन मार्क हमने किए थे वो इसलिए ताकि हम उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ले सकें। और ये आपको याद रखना है, ट्यूशन फी रिसीवेबल जो 10,000 है, 10,000 में से हमें 8,000 रुपये मिल चुके हैं क्योंकि पिछले साल के, इसलिए ये नहीं आएंगे, और 2,000 अभी भी मिलना बाकी है, इसलिए वो डायरेक्ट एसेट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट देखनी है और एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट कंपलसरी लेनी है। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसलिए इनकम में ऐड होगा। पहली एंट्री इनकम में ऐड होंगी और दूसरी एसेट में आएगी। सैलरी टू टीचर इज़ आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो खर्चे में ऐड होगा एक्सपेंडिचर में, और दूसरी एंट्री इसकी लाइबिलिटी साइड में आएगी। ये आपको याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में आती है और आउटस्टैंडिंग खर्चे लाइबिलिटी में। रेंट पेड इन एडवांस, इसको प्रीपेड कहा जाता है, एंड प्रीपेड विल ऑलवेज डिडक्टेड, प्रीपेड जो है वो माइनस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंडिचर में से माइनस होंगे और दूसरी एंट्री उसकी एसेट साइड में आएगी। इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 15% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आएंगी पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, एंड सेकंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, सेकंड एंट्री उसकी माइनस होंगी एसेट साइड में से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, इसलिए आप पूरा ध्यान और पूरा फोकस यहाँ पे दे। क्वेश्चन को इस तरह बराबर प्रॉपर तरीके से आप टिक करें। टिक करने के बाद जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को, उस कंटेंट को आप स्टार कर ले, कलर कर ले, हाईलाइट कर ले, स्टार ही कीजिए ताकि आपको जब उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़े तो आपको याद रहे कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हम एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। इसके बाद हमने ये भी टिक कर लिया है एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट की कंपलसरी 2 एंट्री हमको लेनी ही है। अब ये होने के बाद अब हमें हेडिंग देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम अब हेडिंग देंगे, सबसे पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ हेडिंग भी देखे रखी है और फॉर्मेट भी बना के रखा है। तो यहाँ हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सारस्वत हाई स्कूल खेड़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, एक्सपेंडिचर साइड में देखिए, ये जो हमने पेमेंट साइड में ई करके जो कंटेंट टिक किए हैं, ये सारे कंटेंट हम वहाँ पे सारे कंटेंट हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ जो रिसिप्ट में हमने आय करके कंटेंट टिक किए हैं वो सारे के सारे हम कंटेंट इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ वही खर्चे और इनकम लेनी है जो रिवेन्यू नेचर की है और वो करंट ईयर की, और उसके बाद जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट वाला कंटेंट हमें इनर में लेना है और वो एडजस्टमेंट उसमें प्लस और माइनस करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेमेंट साइड से 1 बाय 1 देते हैं। देखिए सैलरी दिया है टीचर, तो आप टेक्स्ट बुक ध्यान से सामने रखिए या क्वेश्चन रखिए, तो हम फटाफट अब उसको जो है वो नोट डाउन करते चलेंगे 1 बाय 1। 2, अगर कोई एडजस्टमेंट आया तो एडजस्टमेंट हम देखेंगे। 2
सैलरीज टू टीचर। सैलरीज टू टीचर जो है ये इनर में आएगा 1,80,000, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 15,000, 50,000 विल बी एडेड। 15,000 इसमें ऐड करके आउटर में आएगा 1,95,000। अब सैलरी के बाद नेक्स्ट सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ 30,000 डायरेक्ट ये आउटर में आएगा। उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट ये देखिए सैलरी टू टीचर आ गया, स्टाफ आ गया। उसके बाद बुक्स तो एसेट में आएगा। उसके बाद हम लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, इसकी अमाउंट दी गई है 5,000। डायरेक्ट प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है वो हम आउटर में लेंगे 5, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 आएंगे आउटर में। नेक्स्ट उसके बाद हमें लेना है 2। नेक्स्ट कंटेंट 1 बाय 1 लेते चलते। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद देखिए एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000 है, डायरेक्ट आउटर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। 10,000 डायरेक्ट हम आउटर में लेंगे। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000 के बाद नेक्स्ट ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट 16,000 है, ऑफिस रेंट ले लेंगे 16,000। अब हमें देखना है कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या। रेंट पेड इन एडवांस एडजस्टमेंट है, इसलिए हम जो है ये इनर में लेंगे। ऑफिस रेंट इनर में आएगा 16,000 और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है रेंट पेड इन एडवांस, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। और प्रीपेड ये माइनस होगा, प्रीपेड के नाम से या आप एडवांस रेंट के नाम से भी ले सकते हैं। तो प्रीपेड जो एडवांस रेंट है वो 3,000 है, 3,000 इनर में लेंगे। और याद रखिए ब्रैकेट वाले जो माइनस वाले जो है हमेशा ब्रैकेट में ले, ताकि आपको उसको डिडक्ट करना याद रहे। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो उसको माइनस करने के बजाय प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट 2। अब ये होने के बाद देखते हैं रिपेयर्स। रिपेयर्स 15,000, रिपेयर्स की अमाउंट 15,000 डायरेक्ट आउटर में लेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट 2। रिपेयर्स के बाद आएगा स्पोर्ट एक्सपेंसेस। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 5,000 डायरेक्ट आउटर में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो कंटेंट जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट हमें आउटर में लेते चलना है, ये आपको याद रखना है। 2। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के बाद देखना है और कोई कंटेंट है क्या पेमेंट साइड में जो हमने ई करके टिक किए। उसके बाद फर्नीचर, वो तो एसेट में आएगा, ये भी एसेट में आएगा। तो यहाँ पेमेंट वाले कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आते थे वो हम सब ले चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रिसिप्ट वाले कंटेंट। पहले हम रिसिप्ट पेमेंट के कंटेंट लेंगे, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट लेना है। इसी सीक्वेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आप कोई भी कंटेंट लेने से ना चूके ना भूले। अदरवाइज़ हम ये फिर एडजस्टमेंट ले लेंगे तो कोई ना कोई कंटेंट जो है हमारा छूट जाता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद लेना है हमें इनकम साइड बाय 1 बाय 1 इनकम वाले कंटेंट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करते चलना है। सबसे पहले देखिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, कैश का बैंक का दोनों भी नहीं आएगा। उसके बाद दिया है ट्यूशन फ़ी। देखिए 2 साल की ट्यूशन फ़ी है, 17, 18 और 18, 19। हमें सिर्फ करंट ईयर की लेना है, वो है हमारा 18, 19। ट्यूशन फ़ी करंट ईयर की इनर में आएंगी बट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000। करंट ईयर की अभी भी आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो उसमें ऐड हो जाएंगी
आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये 5,000 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके इसको आउटर में निकालेंगे। इसकी टोटल आएंगी 1,05,000। अब यहाँ पे भी इसी तरह हमें 1 बाय 1 इनकम वाले कंटेंट लेते चलना है। रिसिप्ट में जो कंटेंट है इनकम में आते वो लेना है। फाइन कलेक्टेड, फाइन कलेक्ट कर रहे हैं हम, इनकम है 2,000, डायरेक्ट आउटर में आएगा। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो हम डायरेक्ट आउटर में लेते चलेंगे। बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस इनकम है 10,000, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको भी हम आउटर में लिखेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी कैपिटलाइज बोलता है वो, हमने देखे है कुछ प्रॉब्लम में, तो कैपिटलाइज वाला पोर्शन यहाँ से माइनस होते रहता है और कैपिटल में ऐड, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर में लेंगे। उसके बाद दिखा है टर्म फी, टर्म फी 7,000 डायरेक्ट आउटर में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,000। नेक्स्ट टर्म फी के बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सॉरी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, वो तो लाइबिलिटी में आएगा। अब इनकम में जो है वो आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये डायरेक्ट आउटर में आएगा 5,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स ये भी इनकम है 2 लाख रुपीज़ डायरेक्ट इनकम साइड में आएंगी, बाय आउटर में लेंगे 2 लाख रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने इनकम वाले कंटेंट भी ले चुके हैं, रिसिप्ट के वो कंटेंट जो इनकम में आएंगे वो सब हम इनकम में ले चुके हैं, और पेमेंट वाले जो एक्सपेंडिचर में आते हैं वो सब हम ले चुके हैं। अब ये सब लेने के बाद अब हमें एडजस्टमेंट देखना है कि कोई ऐसे एडजस्टमेंट है क्या जिसका ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग ये हम ले चुके, सैलरी टू टीचर ये भी आ गया, प्रीपेड भी आ गया। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंडिचर है इसलिए एक्सपेंडिचर में इसको हम लेंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन काय पे है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे और बुक्स पे, बुक्स पे 15% है और फर्नीचर पे 10% है, तो हम लिखेंगे ऑन बुक्स @15%। यहाँ पे सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट की भी वैल्यू ले लेते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर में लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन की ही वैल्यू लेनी है, मतलब सिर्फ 15% बुक्स का। अब हम बुक्स अगर देखें कि बुक्स की वैल्यू कितनी है, किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ जो ये पिछले साल की बैलेंस शीट है और ये ओपनिंग एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस देखिए बुक्स का है 22,000, तो ये ओपनिंग एसेट जो होती है फिक्स एसेट, इस पर तो पूरे 12 महीने का लग जाता है। लेकिन इसके बीच में अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट में अगर दिख रहा है आपको कोई एसेट परचेज़ की, तो ड्यूरिंग द ईयर वो परचेज़ है और जिस तारीख को परचेज़ किए वो तारीख से उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 22,000 जो दिख रहा है आपको बुक्स, इस पे तो पूरे 12 महीने का लगेगा। लेकिन बीच में देखिए और बुक्स खरीदे 1 जनवरी को 15,000 के, तो ये 15,000 के बुक्स पे 1 जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने का लगेगा डिप्रिसिएशन। अब अगर इस पे हम 22,000 पे 15% अगर निकाले तो 22,000 का 15% आता है 3,300, 10% 2,200, 5% 1,100, तो दोनों मिला के 3,300, 3,300 ये जो है 22,000 का 15% है। अब इसका आ जाइए उसी तरह 15,000 पे निकालना है आपको 15%, 15 पे 15% 2250, लेकिन वो 12 महीने का हो जा रहा है, आपको निकालना है 3 महीने का। 15,000 का आपको निकालना है 15%, और वो भी निकालना है सिर्फ 3 महीने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 15% है वो निकालना पड़ेगा, और वो 12 महीने का आएगा उसको हम
जो है आधे से आधा करेंगे, आधा 6 महीने का होगा, फिर आधा 3 महीने का। तो इस तरह का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे उसका तो आएगा अमाउंट 563। अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप उसको एग्रीगेट ले लें 563, और 3300 प्लस 563 ये आएगा 3863, 3863। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि किस तरह से डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ बुक्स दिया है 22,000। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो ओपनिंग एसेट होती है उस पर पूरे 12 महीने का लगता है। उसके अलावा अगर बीच में कोई एसेट परचेस कर रहे हैं तो जो तारीख को वो खरीद रहे हैं आप वो याद रखिए, वहाँ से उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये जो बुक्स दिख रहा है 22,000, इस तरह हम निकालेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो 15% 22,000 पे पूरे 12 महीने का ये आएगा 3,300, 3,300। अब उसके बाद ये जो पेमेंट में आपको दिख रहा है बुक्स परचेस, वो 15,000 के 1 जनवरी को खरीदे, 1 जैन को, इसलिए उस पर डिप्रिसिएशन 1 जैन से लेके मार्च तक 3 महीने का निकलेगा। अगर आप 15,000 पे 15% निकालेंगे तो वो आता है 2,250 15,000 का, लेकिन ये 2,250 पूरे 12 महीने का है, हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो उसको मल्टीपल 3/12 करेंगे तो 3 महीने का आएगा 563, यानी टोटल डिप्रिसिएशन बुक्स पे आएगा 3863, 3,863 रुपये। इस तरह हम ये निकालेंगे और इसको जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 3863 ये डिप्रिसिएशन आएगा बुक्स का। अब उसी तरह डिप्रिसिएशन निकालेंगे हम ऑन फर्नीचर का भी। ऑन फर्नीचर पे तो डायरेक्ट @10% बोला है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे भी वैसे ही निकलेगा। 10% है, लेकिन 10% भी हम उसी तरह निकालेंगे। फर्नीचर जो है यहीं पर मैं आपको बता दूं कि फर्नीचर देखिए इसमें भी ओपनिंग बैलेंस जो है फर्नीचर का 40,000, इस पे पूरे 12 महीने का डायरेक्ट 4,000 आ जाएगा, 10% 4,000 ये। और यहाँ पे ये जो आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम 1 जुलाई को खरीद रहे, इसलिए जुलाई से लेके मार्च तक ये 9 महीने होते हैं, तो 50,000 पे 9 महीने का लगेगा। देखिए 10 महीने का 5,000 हो जाता है, 6 महीने का 2,500 हो जाता है, और 9 महीने का जो है वो सीधा 3,750 होता है। तो वो 4,000 और ये 3,750, यानी टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा फर्नीचर का 7,750। आपको यही साइड में उस तरह की वर्किंग नोट एक बना के जो है आप डिप्रिसिएशन निकाल लें, वो आएगा हमारा डिप्रिसिएशन 7,750। अब ये दोनों की टोटल आउटर में लेंगे हम, डिप्रिसिएशन की जो टोटल है वो आउटर में आएगी दोनों की, वो आएंगी 11,613 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह ही आपको कैलकुलेशन करना है डिप्रिसिएशन का। याद रखें कि अगर ओपनिंग बैलेंस अलग है और यहाँ पेमेंट में अलग दिया है, ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ये ओपनिंग में ये पेमेंट वाला दोनों ऐड कर लेते और ऐड करके उसमें डायरेक्ट डिप्रिसिएशन 10% 15% निकालते हैं, जबकि वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया है उसी तरह आपको हर प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन इसी तरह निकाल के लेना है। अगर उसकी 2 वैल्यू दी है और अलग अलग डेट गिवन है तो उसको अलग अलग डिप्रिसिएशन निकाल के आप इस तरह निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये डिप्रिसिएशन निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखते कोई और एडजस्टमेंट है क्या, नहीं हो गए सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हमें टोटल करना है इनकम और एक्सपेंडिचर की। चलिए टोटल करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की टोटल ज़्यादा आती है डेबिट साइड की तो बैलेंस इधर आएगा, वो डिफिसिट के नाम से आएगा, लेकिन अगर इनकम ज़्यादा है तो वो बैलेंस सरप्लस के नाम से इस साइड में आएगा। तो चलिए पहले टोटल करते हैं इनकम साइड की। ज़रूरी नहीं है आप एक्सपेंडिचर की भी करें या इनकम की भी करें, चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक लाख 5,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2 लाख।
देखिए क्रेडिट साइड की टोटल इनकम की टोटल आ रही है 3,29,000। हम यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं 3,29,000। अब उसी तरह यहाँ एक्सपेंडिचर की भी टोटल कर लेते हैं समझने के लिए, क्या टोटल आएंगी एक्सपेंडिचर की। तो 1,95,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 5,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 11,613। देखिए एक्सपेंडिचर की टोटल आ रही है 2,80,000। सॉरी, यहाँ एक डिजिट जो है वो ज़्यादा प्रेस हुआ है इसलिए टोटल शायद नहीं बराबर है 284,613। 284,613 कंपेयर कर लेते, 2,84,613। अब हमें यहाँ क्या करना है, क्या आएगा हमारा मेन आंसर। तो इतना तो हमें पता चल गया कि इनकम की टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा हमारा टू सरप्लस। ये सरप्लस के नाम से आप लिखेंगे और ब्रैकेट में उसी तरह आपको लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमेशा। ये आप लिखते चले एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब इनकम ज़्यादा है अगेन एक्सपेंडिचर से। अब ये कैसे निकालेंगे हम इनकम, सरप्लस कैसे निकलेगा, सरप्लस निकलेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब 3,29,000 में से हम माइनस करेंगे 284,613। 3,29,000 माइनस 284,613 थ्रू 2,84,613। ये आ जाएगा हमारा आंसर 44,387। ये आएगा सरप्लस 44,387 44,387। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने यहाँ पे अब सरप्लस निकाला और दोनों साइड की टोटल आपको सेम ले लेनी है। ये भी याद रखना है आपको, ये लेने के बाद दोनों साइड की टोटल जो है वो सेम आएंगी जो ज़्यादा टोटल है। तो यहाँ पे हमने ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अब इसी तरह चलिए बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट की हेडिंग देंगे। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। इस तरह हेडिंग देनी है हमें, बैलेंस शीट ऑफ सारस्वत हाई स्कूल खेड़ एज ऑन 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 कंटेंट लेते चलेंगे। जो कंटेंट हमने टिक की है लाइबिलिटी वाले लाइबिलिटी में, एसेट वाले एसेट में। सबसे पहला कंटेंट जो आएगा लाइबिलिटी साइड में वो आएगा कैपिटल फंड। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने ऊपर टिक किए थे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला कंटेंट देखा था कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड 6,80,000 ये आएगा इनर में, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट ऐड होते हैं और कुछ कंटेंट लेस होते हैं। तो कैपिटल फंड हम ले लेंगे इनर में 6,80,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले सरप्लस। हमारा जो आंसर आया है सरप्लस या डिफिसिट, उसमें प्लस माइनस होता है। तो हमारा सरप्लस आया था, सरप्लस था हमारा 44,387। 44,387 ये सरप्लस ऐड हुआ। अब इसके बाद देखेंगे कोई कैपिटलाइज वाली इनकम है क्या, कोई कैपिटलाइज वाली एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। और ना ड्राइंग है इसलिए कुछ भी माइनस भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट हम इसकी टोटल आउटर में निकालेंगे, ये आएगा 7,24,000। आप टोटल करते चले 387, 724,387। अब उसी कैपिटल के नीचे अगर आप देखेंगे तो एंट्रांस फी था, एंट्रांस फी भी लाइबिलिटी में ले लेंगे एज इट इज़ 20,000 एज इट इज़ आ जाएगा। कंट्रोल वी 20,000 एंट्रांस फी आएगा। अब ये होने के बाद हम रिसिप्ट में देखेंगे कि कोई लाइबिलिटी वाला कंटेंट है क्या रिसिप्ट साइड में। लाइबिलिटी में जाने वाला कंटेंट है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, वो स्पेशल डोनेशन है 1,000, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। डायरेक्ट हम आउटर में लेंगे
रिसिप्ट पेमेंट और बैलेंस शीट के कंटेंट के बाद हमें एडजस्टमेंट देखना है। ये होने के बाद आप चाहे तो पहले पूरा लाइबिलिटी साइड भी पूरा कंप्लीट कर सकते, फिर एसेट पे आ सकते, या फिर जो है आप सीक्वेंस से चले, एडजस्टमेंट बाद में देखें तो भी चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए रिसिप्ट में कोई ऐसा कंटेंट है नहीं जो लाइबिलिटी में आएगा। अब चलिए एसेट में आ जाइए। ऊपर बैलेंस शीट से लेना है हमें कैश इन एंड कैश आउट बैंक। ये जो है ये ओपनिंग एसेट है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये आएगा नहीं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ, कुछ एसेट है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है और पेमेंट में भी है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। तो पहले ये इनर में आपको वो एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेना है और उसमें ये जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है इसको परचेज एडिशन के नाम से ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर इनर में ही टोटल निकाल के अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करना है। और डेप्रिसिएशन अब अलग से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन निकाल चुके, वही डेप्रिसिएशन हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लेबोरेटरी 15,000 15,000। अब यहाँ लेबोरेटरी पेमेंट में नहीं दी है, लेबोरेटरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो है हम एसेट में लेंगे, डायरेक्ट आउटर में, डायरेक्ट आउटर में आएगा लेबोरेटरी 15,000। इसके बाद लेबोरेटरी के बाद देखिए नेक्स्ट बिल्डिंग 6 लाख रुपए है। बिल्डिंग से रिलेटेड भी परचेज नहीं दिया है और ना ही कोई एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग भी डायरेक्ट आउटर में आएंगी 6 लाख रुपए 6 लाख। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हमने उसको आउटर में ले लिया डायरेक्ट। अब देखिए बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, आपको इसको ज़रा ध्यान से लेना है। देखिए फर्नीचर 40 है, 40,000 में ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला फर्नीचर 50,000 का वो उसमें ऐड होगा। तो 40,000 फर्नीचर के हम इनर में लिखेंगे। तो उसके बाद प्लस करेंगे उसमें, या ऐड का साइन दे दीजिए आप। एडिशन के नाम से भी आप लिख सकते हैं या फिर आप परचेज़ के नाम से भी लिख सकते, चलेगा। परचेज़ भी लिखे, डायरेक्ट परचेज़ हम ले लेते हैं उसको सीधा सीधा। 50,000 का हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया था। अब इसकी टोटल हमें इनर में ही लेनी है, याद रखना है आपको, इसकी टोटल आपको इनर में ही करनी है। ये समझने के लिए मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। इसकी टोटल इनर में, इनर का कॉलम दिया है, एक मिनट। यहाँ फर्नीचर 40,000 और परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो हमने देखा तो 50,000, यानी इसकी टोटल आएंगी 90,000। ये आपको इनर में ही लेना है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे लेस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन जो माइनस होगा वो डायरेक्ट जो हमने वहाँ एक्सपेंडिचर में लिया था वही हम अमाउंट ले लेंगे, अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमने इस पर फर्नीचर पे निकाला था 7,750, वो अब यहाँ डायरेक्ट माइनस करके हम इसको आउटर में लेंगे, ये आएगा 82,250, 82,250। अब फर्नीचर लेने के बाद सीक्वेंस से चलिए, नेक्स्ट आएगा बुक्स का भी वैसे ही करना है आपको। 22,000 के बुक्स है और उसमें ये 15,000 हम ऐड करेंगे। यहाँ पे बुक्स इनर में आएगा 22,000 ऐड परचेज के नाम से 15,000 के हमने 1 जनवरी को खरीदे थे। अब टोटल आप देखें तो ये 37 के हो जा रहे हैं। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन इसमें से भी माइनस हो जाएगा। और वो डेप्रीसिएशन हमने जो निकाला था एक्सपेंडिचर में वो ही सेम लेना है आपको, और वो हमने निकाला था 3863 3863। ये माइनस करके आउटर में 33,137 ये वैल्यू आएंगी आउटर में। अब डिप्रिसिएशन हम ले चुके, उसके बाद ये हो गया बुक्स हो गया। अब देखिए ट्यूशन फीस से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, यहाँ 10,000 रुपये दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमने देखे कि पिछले साल का 8,000 रुपये मिल गया है, मतलब इस साल का भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, वो 2,000 है। तो ट्यूशन फीस का पिछले साल का 2,000 बाकी है और इस साल का भी देखिए कुछ आउटस्टैंडिंग है 5,000।
तो यहाँ आएगा ट्यूशन फीस, हम ले लेते हैं ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। अब इसमें पिछले साल का पहले हम ले लेंगे 2017-18, यानी पिछले साल का भी कुछ बाकी है, वो 2000 अभी भी बाकी है, और इस साल का 2018, 18 और 19 का वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 5000, यानी टोटल और ट्यूशन फ़ी के हमारे पैसे आने बाकी है वो है 7000 रुपीज़, 5 वो और 2 ये। तो इस तरह हम ये 7000 ले लेंगे। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब ये बैलेंस शीट वाला कंटेंट सब ले चुके हैं हम। अब इधर देखिए कोई और ऐसी एसेट है क्या जो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, वो हमें देखना है। बुक्स हो गया, फिर उसके बाद ये भी ले लिए फर्नीचर। हाँ, अब है क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। तो देखिए कैश और बैंक, कैश का 8000 है और बैंक का 12000 है। तो ये कंटेंट अब हमें लेना है कैश और बैंक के नाम से। ये आएगा अब एसेट साइड में। कैश का 8000 है और बैंक के नाम से हमें लेना है 12000। दोनों ही आउटर में आएगा, आउटर में उसको हम ले लेंगे। अब ये लेने के बाद पेमेंट के तो कंटेंट हो चुके, सब ले लिए। अब रिसिप्ट के भी सब इनकम में आए। कोई ऐसा कंटेंट है ही नहीं जो रिसिप्ट वाला जो है एसेट में आएगा, ये भी आप ध्यान रखें। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है कि एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट लिए है क्या। तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इनकम में ऐड हुई, और दूसरी हमने अभी एसेट में ली। सैलरी टू टीचर आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड हुई, और दूसरी एंट्री अब लाइबिलिटी साइड में आएंगी। दूसरी एंट्री आएंगी सैलरी टू टीचर के नाम से। यहाँ पे लेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर आएगा डायरेक्ट आउटर में 15000, 15000। ये एडजस्टमेंट हो चुकी 15000 की। रेंट पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, माइनस हुआ, और दूसरी एंट्री एसेट में आती है प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस के नाम से। अब एज इट इज़ भी लिख सकते, रेंट पेड इन एडवांस। प्रीपेड रेंट लिखिए या रेंट पेड इन एडवांस लिखिए 3000। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, डिप्रिसिएशन। पहले एंट्री तो हम एक्सपेंडिचर में ले चुके हैं, और दूसरी एंट्री यहाँ पे हमने माइनस भी की है बैलेंस शीट में से। इस तरह ये सारी एंट्रीज़ हम ले चुके हैं। सारे कंटेंट और एंट्रीज लेने के बाद लास्ट में हमें टोटल करनी है। दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, अदरवाइज डिफरेंस आ रहा है तो कहने की हमसे मिस्टेक हुई। तो हम पहले लाइबिलिटी की टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटी की टोटल आएंगी 724,387 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000, 7,60,387, 7,60,387। सॉरी, ये टोटल इस साइड है 7,60,387। अब यही टोटल सेम इधर की भी आनी चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सही रहेगा। तो चलिए अब इधर की भी टोटल कर लेते हैं। 15,000, 6,82,250, 33,137, 7,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000। देखिए एसेट साइड की भी टोटल आ गई है 7,60,387। तो बोथ साइड की टोटल हमारी टैली हो गई है यहाँ पे। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपने देखा, इस तरह हमने ये कैलकुलेशन किया है, और आपको भी इसी तरह पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। डियर स्टूडेंट, ये था लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे टाइप का, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी,
उसके साथ साथ रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन थी। तो यहाँ आपको उसी तरह सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के कंटेंट टिक करने हैं और वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले कंटेंट को स्टार करके रखना है। उससे रिलेटेड अगर कोई कंटेंट या एडजस्टमेंट है तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी है। ये पूरा क्वेश्चन हमने इस तरह टिक किए, फिर एडजस्टमेंट टिक किए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बनाना है। इसमें आपको पेमेंट के कंटेंट एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट के इनकम में लेना है। किसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वो प्लस माइनस करना है और लास्ट में निकलेगा सरप्लस या डिफिसिट। उसी तरह डिप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन आपको बराबर लेना है। जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ उसी तरह आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। फिर बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट की हेडिंग दीजिए लाइबिलिटी और एसेट के कंटेंट। तो पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाले कंटेंट है वो लीजिए। फिर देखिए रिसिप्ट में कोई लाइबिलिटी वाला कंटेंट है क्या, वो ले। फिर बाद में एसेट वाले एसेट में ले। याद रखिए आप ओपनिंग बैलेंस, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये इनर में आएगा। अगर कोई यहाँ पे अगर सेम डबल एसेट दिख रही है तो ये जो पेमेंट में है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेस्ड होती है, कि साल के बीच में हमने वो और एक एसेट खरीदे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो हमने ऐड किए और ऐड करने के बाद फिर उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना है। तो डिप्रिसिएशन अब यहाँ पे आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। जो हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में लिया था सेम वही आपको यहाँ पे माइनस करना है और आउटर में माइनस करके इस तरह वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आप पेमेंट वाले कंटेंट जो है वो एसेट में आए हैं, एसेट में ले जो जो एसेट वाले कंटेंट है, और उसके बाद एडजस्टमेंट ले। तो एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में देखे हमने कंपलसरी 2 एंट्री एडजस्टमेंट की ली है या नहीं ली है। तो कंपलसरी 2 ट्रीटमेंट आपको एडजस्टमेंट की लेनी है और सारे एडजस्टमेंट के कंटेंट लेने के बाद फिर आप टोटल करें। दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए। टोटल सेम आ रही है इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है, सही है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के हमें बताएं। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए या कोई दूसरे टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमें जो है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।